गुड आफ्टरनून क्लास 10th बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाच्य। आपके सिलेबस में है तो हम वाच्य जानेंगे हम कि वाच्य किसे कहते हैं और फिर इसके भेद कितने प्रकार के होते हैं और एक वाच्य से दूसरे वाच्य में कैसे परिवर्तन करते हैं, ये सभी चीज़ें हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि वाच्य किसे कहते हैं। किसी भी बात को कहने के तीन तरीके होते हैं। क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चलता है कि जो क्रिया है वो कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या फिर भाव प्रधान है, तो उसको हम वाच्य कहते हैं। इसके भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं इसके: कर्तवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि वाक्य में क्रिया के होने का मुख्य कारण क्या है, उसी विषय या कारण को हम वाच्य कहते हैं। जैसे लड़का फुटबॉल खेल रहा है, कर्तवाच्य। यहाँ पर खेल रहा है कौन? लड़का। तो कर्ता जो है यानी लड़का, वो प्रधान है, इसमें मेन है। क्रिया का जो प्रयोग है वो लड़के के अनुसार है, यानी कर्ता के अनुसार किया गया है। तो जिनमें क्रिया का प्रयोग, जिन वाक्यों में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है, अर्थात कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होता है, वो कर्तवाच्य होते हैं। जैसे लड़का पुल्लिंग है, लड़का एक वचन है, तो क्रिया भी यहाँ पर क्या है? खेल रहा है। उसी के अनुसार क्रिया है, क्रिया भी पुल्लिंग और एक वचन है, इसलिए यहाँ पर क्या है? कर्तवाच्य है। लड़के के द्वारा फुटबॉल से खेला जा रहा है, ये कर्मवाच्य है। यहाँ पर फुटबॉल जो कर्म है वो प्रधान है, यानी वो मेन है। क्रिया जो है वो फुटबॉल के अनुसार है, कर्म के अनुसार है। तो जिन वाक्यों में क्रिया कर्म के अनुसार प्रयोग होती है वो क्या कहलाते हैं? कर्मवाच्य। जैसे एक वाक्य मैं बताती हूँ आपको, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर है लड़का फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है ना? तो खेल रहा जो है वो लड़के के अनुसार प्रयोग है क्रिया। अगर होता लड़के के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है ना, लड़के के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, अगर ये सेंटेंस होता तो पुस्तक जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है और क्रिया जो थी वो स्त्रीलिंग की होती, स्त्रीलिंग की प्रयोग होती, पढ़ी जा रही है ना? तो कर्मवाच्य है वहाँ पर, क्योंकि क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार है। अगर होता लड़का पुस्तक पढ़ रहा है तो क्रिया का प्रयोग लड़के के अनुसार होता, यानी कर्ता के अनुसार, तो वहाँ पर कर्तवाच्य होता। आगे जब आप और उदाहरण देखेंगे तो उनसे अच्छी तरह से आपको समझ में आ पाएगा। फिर तीसरा है खेला जा रहा है। यहाँ पर भाव प्रधान है, खेला जा रहा है, लड़के से खेला जा रहा है। कर्म भी प्रधान नहीं है और कर्ता भी प्रधान नहीं है, क्या है? भाव प्रधान है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? भाववाच्य होगा। तो तीन तरह के वाच्य होते हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आगे हम एक एक करके इनको जानेंगे। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, अर्थात जिसकी प्रधानता होती है वही कहलाता है कर्तवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य। इनमें किसी के अनुसार क्रिया के पुरुष, वचन आदि आए हैं। ये मुख्य पॉइंट है इसका। वाच्य के तीन प्रकार हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये हम अभी पढ़ भी चुके हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कर्तवाच्य। क्रिया के उस रूपांतर को कर्तवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। सरल शब्दों में, क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो, जिसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं, उसे कर्तवाच्य कहते हैं। जैसे रमेश केला खाता है, दिनेश पुस्तक नहीं पढ़ता है। तो इनमें क्या है? कर्ता प्रधान है, क्रिया का जो प्रयोग है वो कर्ता के अनुसार है।
उक्त वाक्यों में कर्ता प्रधान है तथा उन्हीं के लिए खाता है तथा पढ़ता है क्रियाओं का विधान हुआ है, यानी प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य में कर्ता विभक्ति रहित होता है और विभक्ति हो तो वहाँ केवल ने विभक्ति का ही प्रयोग होता है। जैसे रमेश ने केला खाया, और जो ने विभक्ति होती है अर्थात जो ने परसर्ग होता है, कारकीय चिन्ह होता है, वो केवल भूतकाल में प्रयोग किया जाता है, वर्तमान और भविष्य में वो प्रयोग नहीं होता है। इसलिए इसमें यहाँ इन्होंने दिया है कि कर्ता जो है वो विभक्ति रहित होता है। जैसे रमेश केला खाता है, रमेश पढ़ता है, रमेश जाता है, रमेश बैठता है, कुछ भी होगा तो इसमें कोई भी कारकीय चिन्ह नहीं है। रमेश ने केला खाया ये भूतकाल का है, तो ने का प्रयोग जो है वो केवल भूतकाल में ही होता है। तो हम ये समझ गए हैं कि जो कर्तृवाच्य है उसमें क्या है विशेष बात, कि उसमें क्रिया का जो प्रयोग है वो कर्ता के अनुसार है। जिस लिंग और वचन का कर्ता होगा उसी लिंग और वचन की क्रिया भी प्रयोग होगी, उसको हम कहते हैं कर्तवाच्य। फिर दूसरा है कर्मवाच्य। क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, जिससे हमें ये पता चले कि इस वाक्य में कर्म की प्रधानता है, कर्म मेन है, तो वहाँ पर कर्मवाच्य है। सरल शब्दों में क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो, जिसमें केवल सकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अर्थात जिसमें जिन वाक्यों में क्रिया का जो प्रयोग है वो कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार होता है, वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। यानी जिस लिंग और वचन का कर्म होगा उसी लिंग और वचन की क्रिया प्रयोग की जाती है। जैसे कवियों द्वारा कविताएं लिखी गईं, यहाँ पर लिखी गई क्रिया है ना, और किसके अनुसार प्रयोग की गई है, कविताएं, क्योंकि कविताएं जो है वो कर्म है, कविताएं कर्म के अनुसार लिखी गई क्रिया का प्रयोग हुआ है। उसी तरह से रोगी को दवा दी गई, तो यहाँ पर दवा जो है वो कर्म है, दी गई क्रिया है, दी गई क्रिया का प्रयोग दवा के अनुसार हुआ है, रोगी के अनुसार नहीं हुआ है। रोगी क्या है, कर्ता है, दवा कर्म है, इसलिए ये सभी क्या है, कर्मवाच्य वाक्य हैं ये। उससे पुस्तक पढ़ी गई, इसमें भी जो पढ़ी गई क्रिया है वो पुस्तक के अनुसार प्रयोग हुई है, इसलिए यहाँ भी क्या है, कर्मवाच्य है। उक्त वाक्यों में कर्म प्रधान है तथा उन्हीं के लिए दी गई तथा पढ़ी गई क्रियाओं का विधान हुआ है, अतः यहाँ कर्मवाच्य है। यहाँ क्रियाएं कर्ता के अनुसार रूपांतरित ना होकर, रूपांतरित अर्थात बदल कर, रूपांतरित ना होकर कर्म के अनुसार परिवर्तित हुई हैं, यानी कर्म के अनुसार क्रियाएं जो हैं वो बदली हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अंग्रेजी की तरह हिंदी में कर्ता के रहते हुए कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैं दूध पीता हूँ के स्थान पर मुझसे दूध पिया जाता है लिखना गलत होगा। हाँ, निषेध के अर्थ में ये लिखा जा सकता है, मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता, या मुझसे दूध नहीं पिया जाता। जब नहीं निषेध यानी नहीं का भाव आता है, वहाँ पर तो इस तरह से प्रयोग हो सकता है, मेरे द्वारा दूध पिया जाता है, मैं दूध पीता हूँ, अगर कर्मवाच्य में बदला जाएगा तो होगा मेरे द्वारा दूध पिया जाता है। मुझसे दूध पिया जाता है, ये अगर हमें बदलना है तो मुझसे दूध नहीं पिया जाता है, यानी नेगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग हो सकता है। फिर तीसरा है भाववाच्य। क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप में ना तो कर्ता की प्रधानता हो न कर्म की, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान हो, वहाँ भाववाच्य होता है। यानी जहाँ पर क्रिया ही प्रधान होता है। मोहन से टहला भी नहीं जाता, यहाँ पर कर्ता प्रधान नहीं है, यहाँ पर टहला भी नहीं जाता, यानी क्रिया जो भाव है वही प्रधान है, मुख्य है। मुझसे उठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। जो भाववाच्य हैं उनमें अधिकांशतः निगेटिव सेंटेंस आते हैं। उक्त वाक्यों में कर्ता या कर्म प्रधान ना होकर भाव मुख्य है, अतः इनकी क्रियाएं भाववाच्य का उदाहरण हैं। जो भाववाच्य की क्रिया होती है वो अधिकांशतः अकर्मक क्रिया होती है, और कर्मवाच्य की जो क्रिया होती है वो अधिकांशतः सकर्मक क्रिया होती है। यहाँ स्पष्ट है कि कर्तवाच्य में क्रिया सकर्मक
और अकर्मक दोनों हो सकती हैं, किंतु कर्मवाच्य में केवल सकर्मक और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया ही होती है। आगे हम देखेंगे वाच्य परिवर्तन, यानी कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य से भाववाच्य में या भाववाच्य से कर्तवाच्य में किस तरह से सेंटेंस को बदला जा सकता है। कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में वाच्य परिवर्तन के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कौन कौन सी? कर्तवाच्य के कर्ता के साथ यदि कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटाकर के अथवा के द्वारा परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जो कर्म कारक का चिन्ह है के द्वारा, उसका प्रयोग कर्मवाच्य में किया जाता है, अथवा के का प्रयोग भी हो सकता है। कर्म के साथ कोई परसर्ग हो तो उसे हटा दिया जाता है। कर्तवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया का काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जो रूप हो उसे जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदला जाता है, अर्थात कर्मवाच्य बनाने में। फिर है कर्मवाच्य भाववाच्य से कर्तवाच्य में वाच्य परिवर्तन। कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, यानी कर्ता मेन होता है, जबकि कर्मवाच्य में कर्म की। अतः कर्मवाच्य से कर्तवाच्य बनाते समय पुनः कर्ता के अनुसार क्रिया प्रयुक्त कर देंगे। जब कर्मवाच्य से हमें कर्तवाच्य में बदलना है तो क्रिया का प्रयोग हम कैसे कर देंगे? कर्ता के अनुसार कर देंगे। तो इसको हमने आज जाना है। कल अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ये परिवर्तन जो है, इसके उदाहरण सहित इसको समझाऊंगी, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकेगा। धन्यवाद।